Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our lecture number 15. Lecture 15, the name of our topic is Mechanism of Respiration. Topic is on page 132. मैकेनिज़्म और रेस्पिरेशन का बेसिकली मकसद क्या है कि रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का अमल होता कैसे है। अब इसमें बेसिकली हमने सारे के सारे इस रिएक्शन की केमिस्ट्री देखनी है कि कौन सा प्रोडक्ट किस आगे जाकर रिएक्टेंट बनता है और कौन सा रिएक्टेंट आगे क्या प्रोडक्ट देता है। बेसिकली अभी आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, इसको हम जो आप डिटेल में देखेंगे तो फिर एक्सप्लेन होगा। लेकिन जाने से पहले फिर से रिकॉल कर लूँ, रेस्पिरेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, उसकी टाइप्स देखी, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा मेन रेस्पिरेशन है जो कि हम जानवर सब सांस लेते हैं इसमें, और इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं जो कि अभी हमने डिटेल में देखने हैं। एनारोबिक को भी यहीं पर डिस्कस कर दूं। एनारोबिक को यहाँ पर डिस्कस बेटा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन होती ही नहीं है। उसका सिर्फ एक ही स्टेप होता है कि आपका ग्लूकोज टूट रहा है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड या तो अल्कोहल बनाएगा या आपके पास लैक्टिक एसिड बनाएगा, बस उससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं होता। असल चीज़ आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक नहीं है। इसलिए एनारोबिक के बारे में जितना हमने पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब स्टार्ट करने जा रही हूँ बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं और क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ये चीज़ें आज हमने देखनी है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और यहीं पे समझ आ जाए, ताकि आप लोगों को बुक से जो है वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना लगे। सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, या 3 स्टेजेस हैं: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस हमेशा सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो हो रहा होता है। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, इसीलिए इसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक दोनों किस्म की रेस्पिरेशंस हो जाती हैं। ये हम लोग बेसिकली पढ़ भी चुके हैं, अभी आपको सारे का सारा रिकॉल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होती है इनटू 2 पायरुविक एसिड्स। ग्लूकोज 6 कार्बन होती है बेटा, और ये 3 कार्बन पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो 2 3 आर 6 कार्बन पूरे हो गए हैं। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक होने के साथ साथ आपके पास एनर्जी भी बनाती है। एनर्जी आपके पास एटीपी और NADH की फॉर्म में बनती है। एटीपी और NADH ये आपके पास दोनों एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को, आपके एक एक सेल को, आपकी बॉडी के एक एक हिस्से को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अब ये सारे के सारे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स बताए थे। अब आपको ये सारे का सारा रिटर्न वर्क सिर्फ एक रिएक्शन की सूरत में बताती हूँ। बच्चे ये आपके लिए रिएक्शंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन आपके सामने है। ग्लूकोज आप यूज़ करते हैं, आपकी बॉडी ग्लूकोज यूज़ करती है और उसको तोड़ती है 2 पायरुविक एसिड्स में। इसके साथ साथ आपकी ATP और NADH भी प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों आपके ATP और NADH एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर NAD पॉजिटिव यानी निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जबकि ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो यूज़ होता है। अब ये क्यों यूज़ होता है, ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में जब इसको एक फॉस्फेट मिलता है, और फॉस्फेट बीच में रिएक्शंस में मिल जाता है। बीच में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो कि आपको यहाँ नहीं बताए गए। और NAD पॉजिटिव को H मिल जाता है, हाइड्रोजन आयन मिल जाता है इन बीच में रिएक्शंस में, तो ये NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH में। फिर से बता रही हूँ, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज 3 चीज़ें देता है, और इस्तेमाल क्या कर रहा है आपके पास ADP और NAD पॉजिटिव। ये ADP ATP बनाता है और NAD पॉजिटिव NADH बनाता है। क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके अंदर पायरुविक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है आपके सामने। और इसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और क्या क्या प्रोड्यूस होता है आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ATP,
NADH और FADH2 प्रोड्यूस होता है। ATP और NADH तो हम पीछे देख चुके हैं। FADH2 क्या है? FADH2 बेसिकली फिर से हमारे पास एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसके तमाम के तमाम चीज़ें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हम एक रिएक्शन में देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए और याद रह जाए। ये है हमारे पास क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में बेसिकली क्या होता है, जो ऊपर पायरुविक एसिड बना हुआ होता है वो नीचे आ जाता है, इसका रिएक्टेंट बन जाता है जबकि उसका प्रोडक्ट था। पायरुविक एसिड के अंदर कोएंजाइम ए आपकी बॉडी में ऐड होता है। कोएंजाइम ए ऐड होने के बाद ये बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADH एंड FADH2 बनाता है। ये तमाम के तमाम एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज अ प्रोडक्ट। एसिटाइल कोएंजाइम ए में से कोएंजाइम ए कहाँ चला जाता है? कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है। ये देखें बेटा, एरो बाहर की तरफ जा रहा है, बीच में ये तमाम रिएक्शंस हो चुके हैं। कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है जो कि दोबारा से रीयूज़ हो जाता है ऊपर। इसके अलावा ADP, FAD पॉजिटिव और NAD पॉजिटिव दोबारा आपके इस रिएक्शन के अंदर शामिल होते हैं। ADP कन्वर्ट होता है ATP में, FAD पॉजिटिव कन्वर्ट होता है FADH2 में, इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होता है NADH में, इसको 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स ज़रूरी हैं, ये जब होंगे तभी आपके ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर ये कम हो जाएंगे, अगर ये प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तो आपकी ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स कभी भी नहीं बनेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल रह गया था, एसिटाइल ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, इन तमाम मॉलिक्यूल्स ने ये तमाम चीज़ें दी और कोएंजाइम ए आपके रिएक्शन से बाहर निकल गया। क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही होती है। NADH2 और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स और अपने हाइड्रोजन आइंस रिलीज़ कर देते हैं। FADH2 इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है जबकि NADH में सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। ये अपने हाइड्रोजन आइंस और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए कैरियर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और आगे ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं पूरी की पूरी चेन में। दैट्स वाई इट्स नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इस कैरियर के ज़रिए जब आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं तो एनर्जी भी लॉस हो रही होती है, यानी एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। वो एनर्जी ज़ाया हो रही होती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ATP बन जाती है आपकी उस एनर्जी से। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और ये हाइड्रोजन आइंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल एंड पे बनता है। रिएक्शन देख लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है? NADH, FADH2, इनको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में क्योंकि उसने अपना हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। FADH2 कन्वर्ट हो जाएगा FAD पॉजिटिव में, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं। वो 2 हाइड्रोजन किसके पास आए हैं? इस ऑक्सीजन के पास आए हैं और उन्होंने वाटर बना दिया है। इस रिज़ल्ट में, इस सारे प्रोसेस के रिज़ल्ट में एनर्जी लॉस हो रही थी, ज़ाया हो रही थी, उसको यूटिलाइज़ किया आपकी बॉडी ने और उसको बना दिया ATP में। अब एट द एंड रेस्पायरेशन कंप्लीट हो गई है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे आपकी रेस्पायरेशन कंप्लीट हो जाती है क्योंकि उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सारे के सारे प्रोसेसेस हो चुके होते हैं। अब बच्चे आपने ये देखना है कि एनर्जी प्रोड्यूस किस सूरत में हुई है? ATP की फॉर्म में। ये मेन एनर्जी करेंसी है। देखें FAD और NAD भी टूट चुके हैं, ये एनर्जी नहीं दे सकते। ये दोनों के दोनों कोएंजाइम्स हैं इस वक्त जो कि आपकी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं कि आप कोई ना कोई जो है वो रिएक्शन जो है वो तेज़ी से या फिर आसानी से परफॉर्म कर सकें। लेकिन ये आपको इस वक्त यहाँ पर इस एंड पे एनर्जी नहीं दे रहे क्योंकि इसकी एनर्जी यूटिलाइज़ हो गई है। जो चीज़ एनर्जी दे रही है वो है ATP, इसीलिए ATP को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एट द एंड ऑफ द रेस्पायरेशन आपका वाटर का मॉलिक्यूल बना है और ATP प्रोड्यूस हुई है और यही आपके एंड प्रोडक्ट्स हैं। बुक पे देख लेते हैं, आपकी बुक पे ये जो लेक्चर्स हैं वो किस तरीके से जो है उन्होंने लिखे हैं।
सो दिस इज़ योर बुक पेज 132 पे बेटा ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है। ये तमाम एक्सप्लेनेशन ग्लाइकोलिसिस की, क्रेब्स साइकिल की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मैंने आपको पॉइंट्स में रेड कलर से पॉइंट्स में आपको पहले ये समझाए हैं और उसके बाद मैंने ये आपको रिएक्शंस जो हैं वो लिख कर दिखाए हैं। अब यहाँ पर ये इतने सारे एरोज़ लगे हुए हैं, कुछ देखें जैसे मेरी बुक में मिस प्रिंट है, आपकी बुक में भी मिस प्रिंटिंग होगी इस तरीके से, तो वो मैंने आपकी आसानी के लिए आपको अपने लेक्चर में डिटेल में लिख कर दिखा दी हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। एक दफ़ा दोबारा अपने लेक्चर्स दिखा देती हूँ। ये रिएक्शंस आपके सामने मौजूद हैं, एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपनी बुक पे लिख सकते हैं ताकि आपको ये आसानी से याद रहें। इसमें बेसिकली मकसद लिखने का ये है कि इसमें आपको एरोज़ और ये चीज़ बहुत साफ़ तरीके से लिख के दिखाई गई है ताकि आपको मुश्किल ना हो। यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।